So today we will be starting chapter 4 from the book First Flight, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank by Anne Frank. So as the name suggests, यह एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया चैप्टर है और उसने अपनी ही लाइफ के बारे में बताया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आई गई है इसमें, डायरी। सो व्हाट इज़ डायरी? डायरी होती है कि कोई भी हमारे कभी ना कभी हर किसी ने अपने जीवन में डायरी लिखी होगी। डायरी में हम अपने दिन प्रतिदिन की, या बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब हम बहुत ही खुश होते हैं या हम कभी बहुत ही सैड हो जाते हैं, वह सब इवेंट्स, वह सब घटनाएं हम डायरी में लिखते हैं। यहाँ पे एनी फ्रैंक के द्वारा डायरी लिखी गई है, उनकी घटनाएं लिखी गई हैं जीवन की, और उन्हीं के बारे में एनी फ्रैंक हमें बता रही हैं। सो लेट अस कम, एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट पॉइंट, डायरी। To express her feelings, she has many friends but no true friend. So as I told you, डायरी लिखना एन फ्रैंक ने क्यों शुरू किया था? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। हालांकि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे लेकिन कोई भी ट्रू फ्रेंड उनका नहीं था। So she writes everything in her diary. She thinks that paper has more patience than human beings. This is very important children, examination point of view से, कि why Anne Frank started writing diary. दो रीजंस हैं उसके। एक तो उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त कोई भी नहीं था जिनसे वो सब कुछ शेयर कर सके। और दूसरा, उनको लगता था कि पेपर में ज़्यादा धैर्य है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य है, और वह पेपर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम उसे कुछ भी बता सकते हैं। तो एक तरह से एक फ्रेंड, एक जीवंत जो है वो उन्होंने मान लिया था एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को, और उन्होंने अपना एक नाम भी दिया था डायरी को, दैट इज किटी। So name of the diary of Anne Frank is Kitty. Now before coming to the main story, let us see some background. इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा हमें। Anne Frank was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. उनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में। In Jewish family, और वह कहाँ किससे ताल्लुक़ रखती थी? जूइश, यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इन 1933 एन एंड हर सिस्टर मार्गोट वेंट टू देयर ग्रैंडमदर टू आखेन, जर्मनी। और 4 साल बाद, यानी कि जन्म के 4 साल बाद 1933 में उनकी सिस्टर मार्गोट और एन दोनों ही जर्मनी आखेन में, कहाँ से? फ्रैंकफर्ट से कहाँ चली गई? अपनी दादी माँ के पास आखेन में चली गई। After few days, Anne and her elder sister went to Holland to their parents. और उनके पेरेंट्स कहाँ पे थे? उनके माता पिता कहाँ पे थे? हॉलैंड में, जर्मनी में ही। और कुछ दिनों बाद वह अपने पेरेंट्स के पास हॉलैंड चली गई। Also in 1933, Adolf Hitler and Nazism gained power in Germany. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1933 में जब वह शिफ्ट हुई हॉलैंड में, वही टाइम था हिटलर का नाम हम सभी ने सुना है इतिहास में, हिस्ट्री में। वह एक तानाशाह थे और नाजिज्म को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, और यहूदियों से वो बहुत नफरत करते थे, ज्यूइश से वो बहुत नफरत करते थे। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एन फ्रैंक एक जूइश फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा यातनाएं, बहुत दुख सहा है किसके राज में? एडोल्फ हिटलर के राज में। नाउ हिटलर अगेंस्ट ज्यूज, एज आई टोल्ड यू, हिटलर किसके अगेंस्ट थे? यहूदियों के, ज्यूज के अगेंस्ट थे। फैमिली मूव टू नीदरलैंड्स, वह फैमिली और यहूदी, उन जैसी सारी फैमिलीज दर दर भटकने लग गई थी, जर्मनी में छुप छुप के जीने लग गई थी, क्योंकि वह कहीं पे भी अगर यहूदी फैमिलीज को देखते थे हिटलर के आदमी, तो उनको आदेश था कि वह उनको पकड़ के मार दें या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में यातनाएं देने के लिए भेज दें। मूव टू एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में भी ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए हुआ, और उन्हें कहाँ छुपना पड़ा? एम्स्टर्डम में। इन 1942 When Germans occupied Netherlands in World War II, यही समय था वर्ल्ड वॉर 2 का, 1939 से 1942 तक। ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है कब तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो उसी समय एम्स्टर्डम में एन फ्रैंक और उसकी फैमिली चले गए थे। Now let us come to the next one. Anne's 13th birthday. As persecution against Jewish population increased, the family went in hiding in her father's office building in Amsterdam for 2 years. That is from 1942 to 1944. 2 सालों तक, 1942 से 1944 तक जूइश फैमिली, जो एन फ्रैंक और उसकी फैमिली मेंबर्स थे, एक ऑफिस बिल्डिंग में, उनके फादर की ऑफिस बिल्डिंग जो कि कहाँ पे थी? एम्स्टर्डम में थी। वहाँ पे जाके उनको छुपना पड़ा नाजिज्म से, नाजीवादियों से और हिटलर के।
नाउ नेक्स्ट वन, एंड्स 13th बर्थडे सेलिब्रेटेड, तो उनका उसी समय 13th बर्थडे आ गया था, एंड द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे ऑन 12 जून 1942। जैसा कि मैंने आपको बताया था उनका जन्म कब हुआ था, 1929 में, और 1942 में जब वो एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे उनकी फैमिली के साथ, उसी समय उनका 13th बर्थडे आया और तभी उन्हें डायरी गिफ्ट में मिली थी। लास्ट एंट्री ऑन 1 अगस्त 1944, और 2 सालों तक लगातार उन्होंने डायरी लिखी, अपने सारे अनुभव उस डायरी में लिखे कि किस तरह से वह छुपे रहे थे फैमिली में और किस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स उनकी फैमिली ने उस समय देखी थी। Now next one, concentration camps. As I told you earlier, concentration camps वह जगह होती थी जहाँ पे नाजीवादी जो थे, हिटलर के आदमी जो थे, वह ज्यूइश पीपल को, यहूदियों को पकड़ के वहाँ पे ले जाते थे, और उन्हें यातना घर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे दुख और यातनाएं दी जाती थी। After 2 years of hiding, the group and family and 4 friends was betrayed and transported to concentration camp. 2 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 1942 से 1942 से 1944 तक, लेकिन 2 साल के बाद बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। उनके किसी आदमी ने धोखा दिया और किसी को खबर दे दी थी, नाजीवादियों को ही, हिटलर के आदमियों को, कि यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो कि जूइश हैं, तो उन्हें पकड़ के कहाँ पे ले जाया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। एंड ऑल द मेंबर्स डाई, और वहीं पे इतनी यातनाएं सहने के कारण, बीमारी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, कोई हाइजीन कंडीशंस नहीं थी, खाने का कोई सुविधा नहीं थी, तो उन सब मेंबर्स की मौत हो गई। ओनली हर फादर सर्वाइव, सिर्फ एन फ्रैंक के फादर जो है वो बच पाए। सर्वाइव का मतलब होता है वहाँ से बच पाए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर, और उन्होंने सोचा कि मैं वापस एम्स्टर्डम जाऊँगा और वहाँ पे जो चीज़ें थी हमारी, जो हमने 2 सालों तक वहाँ पे रखा हुआ था, वह कुछ भी मिलेगा वहाँ से लेकर आऊँगा। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नाउ एंड फादर रिटर्न टू एम्स्टर्डम, एज आई टोल्ड यू, वो फादर दोबारा से गए थे, बेसिकली वह ढूंढने गए थे अपनी बेटी की डायरी को, एन की डायरी को, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यह बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिकॉर्ड था, क्योंकि सब कुछ एन फ्रैंक ने 2 सालों तक उसमें लिखा हुआ था। इन दिस डायरी एन गिव्स अ मूविंग एंड ट्रैजिक अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर ज्यूज। इस डायरी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 सालों तक एम्स्टर्डम में एक स्कूल ऑफिस की बिल्डिंग में छुपी हुई थी वो फैमिलीज और उनके मेंबर्स, और सब डिफिकल्टीज जो उन्होंने दुख सहे थे उसके बारे में उसने लिखा था। All the events of her life from 12 June 1942 until final entry of 1 August 1944 were recorded in this diary. 2 सालों तक पूरी डायरी में रिकॉर्ड था, और लास्ट उसने डायरी कब लिखी थी, 1 अगस्त 1944, जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसे ले जाया गया था, उससे पहले तक। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, और ये किस भाषा में लिखी गई थी, डच भाषा में। एंड्स फादर टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उनके फादर ने सोचा कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा जो रिकॉर्ड है वो हमें छपना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नेम के अंडर एक नॉवल था, एक बुक छापी, और डच भाषा में से ट्रांसलेट किया उसको इंग्लिश में और बहुत सारी और भाषाओं में, एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और इतनी ज़्यादा उसको रीडर्स ने पढ़ा। एंड लाइक दिस एनी बिकेम अ रिनाउंड नॉवेलिस्ट एंड द राइटर। किटी, एज आई टोल्ड यू, किटी इज द नेम ऑफ द डायरी। जो एन की डायरी थी उसका नाम किटी रखा था उसने। राइट्स अबाउट हर बैकग्राउंड, फैमिली एंड चाइल्डहुड। तो शुरुआत में जब किटी को लिखना शुरू किया एन ने, तो थोड़ा सा उसने इंट्रोडक्शन दिया था अपने बैकग्राउंड का, किस तरह की फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं, उसके बचपन के बारे में। देन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट डे, और फिर वह धीरे धीरे प्रेजेंट डे और हर दिन के बारे में लिखती रही थी। सो बेसिकली दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेन बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। जो मेन बुक है वो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, और जो आपका चैप्टर है ये एक पार्ट है, एक्सर्प्ट है फ्रॉम दैट बुक। टेल्स अबाउट रिजल्ट डे, और इस डायरी में किसके बारे में बताया गया, बेसिकली रिजल्ट डे के बारे में, जब एन फ्रैंक का रिजल्ट आने वाला था उससे एक दिन पहले, उसी दिन के बारे में। एवरीवन इन क्लास इज नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं पूरे बच्चे क्लास में, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, कौन पास होगा कौन फेल होगा। अबाउट देयर रिजल्ट बॉयज आर मेकिंग बेट्स, यहाँ तक कि शर्तें भी लगाई जा रही हैं, लड़के तो शर्त भी लगा रहे हैं कौन पास होगा कौन फेल होगा। एन इज श्योर अबाउट हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड्स, जबकि एन जो है बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल
श्योर है कि मेरा रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, मेरे फ्रेंड्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि बेसिकली जो है एन काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में। शी वॉज लाइक बाई ऑल टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर। बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उसको सब टीचर, सिर्फ मैथ्स टीचर उसको पसंद थोड़ा कम करते थे। एंड आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, जो उसने लिखा है। एंड मैथ्स टीचर, इट इज कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंड मैथ्स टीचर के बारे में उन्होंने जो लिखा था अपनी डायरी में। मिस्टर केसिंग इज हर मैथ्स टीचर। मिस्टर केसिंग उनके टीचर का नाम था। ऑलवेज एंग्री विद एन एंड इरिटेटेड बाय हर टॉकिंग हैबिट्स। सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको एन की बातें करने की आदत से। टॉकिंग हैबिट्स का मतलब होता है कि एन बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में। एज अ पनिशमेंट ही गिव्स एन टू राइट एसेज ऑन चैटर बॉक्स 3 times। और यहाँ तक कि पनिशमेंट के रूप में मैथ्स टीचर जो थे उनकी पनिशमेंट के रूप में एन को एसेज लिखने के लिए देते थे। चैटर बॉक्स पे 3 बार उन्हें अलग अलग एसेज लिखने के लिए दिए। नाउ व्हाट इज चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। नाउ एन रोट द एसेज विद विट। विट यहाँ पे क्या है, बहुत ही अपने दिमाग के साथ, बहुत चालाकी के साथ उसने ऐसे लिखा। शी गिव मेनी आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिखाए, पॉइंट्स दिखाए अपने आप को राइट साबित करने के लिए। फर्स्ट शी टेल्स दैट शी इनहेरिटेड दिस ट्रेड ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर ये जो मैंने आदत है वो अपनी माँ से ली है, और यह जब आदत शरीर में जो मेरी बॉडी में आई है, जो मेरे नेचर में, जो मेरे बिहेवियर में आई है, वह पैदाइशी है, वो जा नहीं सकती। शी ऑल्सो टेल्स दैट टॉकिंग इज वेरी एसेंशियल टू अ स्टूडेंट। और उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी के लिए बातें करना तो बहुत ही ज़रूरी है। शी टेल्स दैट शी विल कंट्रोल हर हैबिट ऑफ टॉकिंग बट कैन नॉट लीव इट। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल छोड़ना ये मेरे हाथ में नहीं है। आफ्टर, और इसकी जो एसेज लिखते थे, हालांकि उनके मैथ्स टीचर काफ़ी खुश भी होते थे कि कितना अच्छा इस छोटी सी बच्ची ने एक्सप्लेनेशन दिया है। After few days, he again gave essays to write second time, and the title was Incorrigible Chatterbox. और लेकिन as we all know कि ये आदत तो छूटने वाली थी नहीं, तो और बातें करने लग गई एनी फ्रैंक क्लास में। तो नेक्स्ट टाइम जो सेकंड एसे था उन्होंने दिया था इनकॉर्जिबल चैटरबॉक्स। इनकॉर्जिबल का मतलब होता है जिसका कोई इलाज ना हो, जो लाइलाज हो, जो कभी भी रुके ना। And again wrote something very funny. Mr. Kissing laughed in the class and gave her permission to talk, but within limit. और इस पे भी किसिंग जो है मैथ्स टीचर उनके थे, काफ़ी ज़्यादा हंसे उसको देख के, क्योंकि बहुत फनी उन्होंने लिखा हुआ था एन ने। और इसके बाद उन्होंने कुछ तो लिमिट दे दी थी उनको, कुछ रियायतें दी थी कि ठीक है तुम बात तो कर सकते हो लेकिन लिमिट में। नाउ थर्ड टाइम ही गेव द एसे, लेकिन फिर भी एन की आदत बिल्कुल गई नहीं। Third time, maths teacher gave the punishment to write the essay on the topic quack 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 said Mistress Chatterbox. क्वैक 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 भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं लड़कियाँ। नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट शी शुड राइट नाउ। अब वो सोच रही कि मैं इतनी बार तो सब कुछ लिख दिया, सारे आर्ग्यूमेंट, सारे पॉइंट्स लिख दिया, मैं क्या लिखूँ इसमें। दिस टाइम शी रोट अ पोएम अबाउट फादर डक एंड हिज 3 बेबी डकलिंग्स। तो बिल्कुल ही अलग तरह से पोएम के रूप में उन्होंने अपना ऐसे लिखा, जिसमें कि जिक्र किया था फादर डक और उनके 3 बच्चे बेबी डकलिंग्स। फादर डक किल्ड द बेबी डकलिंग्स बिकॉज दे टॉक्ड अ लॉट। और इस कहानी में, इस पोएम में क्या बताया था एन ने कि जो एक फादर डक थे उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा अपने बेबी डकलिंग्स को कि वो जान से ही मर गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते थे। This time also Mr. Kissing liked the poem. Now he never stopped Anne to talk. और एक हिंट जो था उसमें एन की जो पोएम में, वह उनके मैथ्स टीचर समझ गए थे, और उसके बाद उन्होंने कभी भी एन को बातें करने से नहीं रोका। He himself started saying jokes in the class, जबकि वो खुद ही बदल गए और वो अब भी काफ़ी ज़्यादा मजाक करने लग गए थे क्लास में। This is how the story ends.